धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 27 मई। परसों 25 मई को उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर जो भोंपू मीडिया है और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जितने भी हैं उनको प्राइम टाइम शो यानी कि डिबेट करना चाहिए था। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, डॉक्टर भी होते हैं उसमें, तमाम और स्टाफ भी होते हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जगह जगह उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर की कॉपी जलाई यानी कि शासनादेश की कॉपी जलाई है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लेकिन पूरी खबर को गायब कर दिया गया, अखबारों में भी खबर नहीं। लेकिन कई सारे सवाल पैदा होते हैं। एक ये सवाल कि डॉक्टर इतना गुस्से में क्यों है, स्वास्थ्य कर्मचारी इतना गुस्से में क्यों है कि गवर्नमेंट ऑर्डर की कॉपी जला रहे हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ऑर्डर आखिर कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसको जलाने के लिए डॉक्टर विवश हो गए हैं। और तीसरा ये कि मीडिया इस पूरे मामले को क्यों दबा और छुपा रहा है। तो इन्हीं तीनों सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं एनएचएम के प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह जी। मयंक जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सर्वप्रथम मैं भी आपका और आपके चैनल का संगठन की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें पीड़ित जो हमारी पीड़ा समझी समझा कर्मी स्वास्थ्य। देखिए, मैंने जो पढ़ा और सुना है अभी तक, जो तमाम पत्रकारिता को और अपने गुरुओं से सीखा है कि पीड़ित की आवाज़ उठाना ही पत्रकारिता है। पर यह अलग बात है कि आज का दौर क्या बन के रह गया है। खैर, छोड़ देते हैं इन सब बातों को और मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं, काहे इतना गुस्से में हैं जी कि गवर्नमेंट ऑर्डर को जला दे रहे हैं, शासनादेश को जला दे रहे हैं, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा है सर, मैं आपको ध्यान थोड़ा आकर्षण करना चाहूंगा। पीछे जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें माननीय राजनाथ जी ने एक रैली का आयोजन किया था। इसका नाम दिया गया था अधिकार जलाओ रैली जी। उसमें उन्होंने समस्त संविदा कर्मियों को आह्वान किया था, खुले मन से बोला था कि मुख्यमंत्री के पास कुबेर का खजाना होता है, बस नियत अच्छी होनी चाहिए। अगर नियत अच्छी होती तो इन्हें अब तक आपको परमानेंट कर देना चाहिए था। अभी भी अगर इन्हें खुद नहीं आती है परमानेंट, तो हमारी सरकार लेकर आइए, हमारी सरकार आएगी तो आप सभी को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन अभी 4.5 साल सरकार को आए हुए हो गए, लेकिन अभी तक कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि संविदा कर्मियों के लिए परमानेंट छोड़ उनका समान का समान वेतन, वेतन संख्या भी दूर अभी तक हुई हो। तो वहां से जो वादा उन्होंने किया था वो वादा तोड़ने की शुरुआत वहां से हुई। और अब जब कोरोना काल आप भी देख रहे हैं, कोरोना महामारी में हम सब समस्त एनएचएम कर्मचारी जो है रात दिन अपनी जान जो कर लगे हुए हैं, तो इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक ये पता ही नहीं है कि एनएचएम कर्मचारी लगे हुए हैं। क्योंकि अभी अभी एक उनका आधिकारिक ट्वीट मैंने पढ़ा कि आधिकारिक उनकी ट्विटर वेबसाइट से आया था कि एनएचएम कर्मचारियों की भी सहायता ले ली जाए। बड़ा दुख हुआ, तभी एनएचएम कर्मचारियों में रोष पनपा कि भाई अभी तक हमारे स्टेट के मुखिया को यही नहीं मालूम कि हम ही लोग रात दिन काम कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, उन्होंने यही नहीं मालूम हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, फिर 50 लाख बीमा राशि एक केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई कि जो भी कर्मचारी खत्म होगा उसके लिए 50 लाख रुपए बीमा दिया जाएगा। हमारे 50 लाख से 50 कर्मचारियों से ऊपर कर्मचारी अब तक शहीद हो चुके हैं। अकेले लखनऊ में 6-7 कर्मचारी शहीद हो चुके हैं, जिसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी और आशा बहनें जो कि खत्म हुए हैं। लेकिन अभी तक एक आध को मैं छोड़ दूं, बाकी किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला, जिसमें उनको कुछ परिवारों का परिवार का जीवन यापन भी कठिन हो रहा है। 25% जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला था कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ये दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जब लिखित आदेश आता है, हमें एक आस जो थी कर्मचारियों में कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, तो एक आस जो है हमें मिला। लेकिन उसके बाद में पता चला कि जब लिखित आदेश आया तो उसमें एनएचएम कर्मचारियों का कहीं नाम ही नहीं था। सब मायूस होकर बैठ गए और सब में फिर एक गुस्सा जो फूटा, तो उसकी वजह से हमें ये कदम उठाने में मजबूर होना। ठीक है, तो आपने पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे कहाँ से आप लोगों के बीच गुस्सा पनप रहा है और कैसे कैसे वो गुस्सा बढ़ा। लेकिन 4 चीज़ें आपने उठाई, तो मैं बारी बारी से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा कि 2016 में राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो क्या ये एनएचएम के जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर हों उसमें, चाहे कोई और स्टाफ हो, सब लोग संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करते हैं? जी, हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है और मैनेजमेंट यूनिट है, फोर्थ क्लास भी हैं। तो ये सब जो लोग हैं संविदा पे हैं और कुछ वर्ग हमारा आउटसोर्स कर रखा है जी। तो ये सब मिला के सारे कर्मचारियों को वर्ग इसमें काम करता है।
तो इसी तरीके से आप लोग जो है संविदा पे काम कर रहे हैं। क्या आपकी ड्यूटी कम होती है जो परमानेंट डॉक्टर हैं उनके मुकाबले, परमानेंट स्टाफ है उनके मुकाबले, या आप लोगों से ज़्यादा काम लिया जाता है? क्योंकि आप लोग तो कच्चे हैं ना, कच्चे लोगों को ये डर दिखा के कि भाई तुम्हें पक्का कर देंगे, या अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें कच्चे से भी हटा देंगे, ज़्यादा काम लिया जाता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया है। हमसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, परमानेंट कर्मचारी के मुकाबले दुगना तिगना काम हमसे लिया जाता है। और सैलरी परमानेंट के मुकाबले आज के डेट में एक परमानेंट स्लीपर की सैलरी हमारे एक डॉक्टर से कहीं ज्यादा है। 1/3 की सैलरी हम लोगों को नहीं मिलती है, काम उनसे कहीं ज्यादा लिया जाता है। हाँ, अगर कहीं भी हम इस चीज को उठाते हैं कि भाई इनसे इतना काम, और हमारी एजुकेशन समान है, हमारा काम समान है, सब कुछ समान है, तो फिर भी हमसे काम ज्यादा क्यों लेते हैं? तो सीधा सीधा एक जवाब दिया जाता है कि ज्यादा आपको काम करना है करिए, नहीं तो आप नौकरी छोड़िए, हम आपकी क्षमता समाप्त कर देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक तलवार आप लोगों पे लटका के आप लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, और आप लोग भी एक उम्मीद में, एक आस में, चलो आज नहीं कल परमानेंट हो जाएंगे, काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं आगे की। आपने कहा कि सरकार जानती ही नहीं है कि एनएचएम के कर्मचारी जो है लगे हुए हैं कोरोना की लड़ाई में, यानी कि वो भी कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। ये आप सीधे सीएम पे सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं पता उनको? मैं इसलिए कहूंगा ये कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ट्वीट पर ये लिखते हैं कि एनएचएम कर्मचारियों की सहायता ली जाए, तो इससे क्या लगता है? इससे सीधे सीधे यही लगता है कि उन्हें पता नहीं है। नहीं तो इतना पूरे राज्य को चलाने वाला एक मुख्यमंत्री, एक राजा, ये कैसे लिख सकता है, कैसे सोच सकता है कि भाई जो कर्मचारी रात दिन लगे हुए हैं और जिसमें कम से कम 50 से ऊपर शहीद हो चुके हैं, तो उनके लिए ये चीज तो उनके मुखारबिंदु से कभी नहीं आ सकती कि भाई इनकी सहायता ली जाए। तो आपको लगता है वो अनजाने में ऐसा कर रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि लगता नहीं है कि जिस तरीके के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, और अब तो वो जिला जिला घूम रहे हैं, घर घर जाके देखने की बात कर रहे हैं, अस्पताल जा जाके देखने की बात कर रहे हैं, तब भी उनके नोटिस में ये चीजें नहीं आ पा रही क्या? नहीं, अभी अभी का प्रकरण मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में झांसी में गए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो वहां पर जो दो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उनके पीछे हमारे संविदा कर्मियों की टीम थी, जो कि उन्हें ज्ञापन देना चाहती थी, जो ज्ञापन अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश में दिया है। तो वो ज्ञापन देने के लिए तैयार थी वहां टीम, लेकिन क्या हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहुंचने से पहले ही अधिकारियों ने वहां पर डॉक्टर्स को पकड़ा, और पकड़कर वो ले जाकर उन्हें बंद कर दिया, उनकी आवाज दबा दी। तो माननीय मुख्यमंत्री तक मुझे नहीं लगता वो पहुंची होगी या पहुंची, जिसकी वजह से हमारे कर्मचारियों को पीछे हटना पड़ा, ज्ञापन नहीं दे पाए। मतलब हमारी कर्मचारी वहां तक, हमारी आवाज जो है वहां तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही। आपको एक प्रकरण डालना चाहूंगा छोटा सा आपके संज्ञान में कि 2016 से केंद्र सरकार लगातार बजट भेज रही है कि भाई इन लोगों का सम्मानजनक वेतन कर दिया जाए, इनकी वेतन विसंगति दूर कर दी जाए। जो 1/3 परमानेंट के 1/4 ले रहे हैं ये, तो उनका दूर कर दिया जाए, जबकि राज्य सरकार को कोई बजट अपनी तरफ से नहीं देना है। फिर भी हम लोगों को लगातार 2016 से अधिकारी वो बजट वापस कर देते हैं, हम लोगों को लाभ नहीं दे रहे। ये अधिकारियों की मानसिकता इससे झलकती है कि भाई वो हमारा कितना भला चाहते हैं, कितना भला नहीं चाहते हैं। दूसरा स्थानांतरण नीति है। स्थानांतरण नीति हमने शुरू करवाई थी, हमारे कुछ साथियों को लाभ हुआ था, करीब 10,000 साथी के ऊपर हमारे स्थानांतरण हुए। उसके बाद में परमानेंट के साथ वो नीति रोक दी गई। उसे रोकने के बाद में आज की डेट में जो भर्ती हुई, और हमारी संविदा पे एएनएम बहने हैं, एमसीटी और ऑपरेटर्स हैं, अलग अलग जिलों में 9-9 10-10 हजार की जॉब कर रहे हैं, उन्हें 5-5 हजार वहां रेंट देना पड़ रहा है। क्या बचा पा रहे होंगे वो? कम से कम उनकी जो है स्थानांतरण उनके जिले में हो जाए, अपने घर आ जाए, तो पूरे मनोयोग से नौकरी भी करेंगे और कुछ बचा भी सकते हैं। तीसरा हमारा समायोजन का मुद्दा है। समायोजन हमारा जो है, जैसे अदर स्टेट में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में और बिहार में अभी अभी आदेश हुए हैं कि सैलरी 100% कर दी गई, 90% कर दी गई परमानेंट के, और उनका एक समायोजन परमानेंट जो भी वैकेंसी निकलेंगी उन्हें 50% कोटा संविदा कर्मियों को दे दिया। उसमें ना एज देखी जाएगी, केवल एक्सपेंस देखा जाएगा कि एक्सपेंस कितना, एक्सपेंस के आधार पर संविदा कर्मी को लिया जाएगा। तो हमारी सरकार इतना उदासीन क्यों बैठी है? हमारी सरकार क्यों नहीं सोचती इस चीज के लिए, जब अदर स्टेट में हो रहा है कि हम भी भाई इन्हें कम से कम परमानेंट अभी नहीं कर रहे, तो 3 साल का 5 साल का बेनिफिट देते हुए अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इन्हें समायोजन कर दिया, इन्हें समायोजित कर दिया जाए। तो ये सारे हमारे मुद्दे जो है, ये सरकार अनदेखी कर रही है इनका, और इनके लिए जो है ये कदम उठाना पड़ा है। ठीक है, आप मुद्दे भी उठा रहे हैं और आप साहब ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, अधिकारी उनको दिग्भ्रमित किए हुए या उनको गुमराह किए हुए, उनको जानकारी नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, ये तो केंद्र सरकार की पूरी योजना है। केंद्र सरकार ही पूरे देश के अंदर आप लोगों का वेतनमान एक समान क्यों नहीं कर देती है? राज्य सरकारों के जिम्मे क्यों डाल रखा है? बिल्कुल, केंद्र सरकार आराम से ये चीज कर सकती है कि जितना भी हमारे पूरे
इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एनएचएम संविदा कर्मी है, हर जगह हालात बुरे हैं। लेकिन हाँ, बहुत से स्टेट में बहुत फैसिलिटी दी जा रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सरकार उदासीन है। तो केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार में हमने जब जब ये मुद्दा उठाया है, तब तब वहां से हर स्टेट को यही जवाब मिला है कि हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ आपके स्टेट का, मतलब जो मुद्दा है स्वास्थ्य जो है प्रदेश का मुद्दा है, तो आप प्रदेश में इस बात को रखिए, आपका प्रदेश ही इस चीज को सुनेगा। हम कहते हैं वो स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रदेश में डाल देते हैं। तो कम से कम प्रदेश सरकार ये चीज सोच सकती है कि भाई जब हम परमानेंट भर्ती कर रहे हैं, परमानेंट कर्मचारी रख रहे हैं, तो उसकी जगह जो हमें एक्सपीरियंस 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल के कर्मचारी हैं जिनका काम संतोषजनक है, तो उन्हें क्यों नहीं समायोजित कर देते? तो उन्हें कर देना चाहिए। केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन जब हेल्थ इसके ऊपर डाल दिया है स्टेट के ऊपर, तो स्टेट को सोचना चाहिए तो करना चाहिए। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि फुटबॉल की तरह किया जा रहा है। केंद्र सरकार कह रहा है राज्य का मामला है, राज्य सरकार जो है केंद्र से आए हुए बजट को आप लोगों को दे नहीं रहा, वापस लौटा दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर और आगे बढ़ते हैं। आपने मुद्दा उठाया, कहा कि 50 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जाना था, आपके 40 से 50 साथी शहीद हो चुके हैं, उनको किसी को मुआवजा नहीं मिला। तो क्या किसी एक को भी मुआवजा नहीं मिला? और जो परिवार हैं उनके, वो किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? सर, मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही दुखद, अभी आपको एक बता दूं मैं, परसों की घटना है हमारे ललितपुर जनपद में। एक डैम ब्लॉक अकाउंट मैनेजर नितिन जैन हमारे महामंत्री थे, तो उनके मार्च में बाबा जी खत्म हो गए और अप्रैल में पापा जी खत्म हो गए इसी कोरोना से, और अभी मई में वो खुद खत्म हो गए। अब उनकी, हमारी जो माता जी हैं केवल घर में बची हैं। अब बताइए, अगर ये मुआवजा नहीं मिलता या सरकार नहीं देखती है, तो माता जी क्या कर पाएंगी? तीनों को, जो बाहर निकलने वाले सदस्य थे वो तीनों खत्म हो चुके हैं, अकेली बच्ची है, कैसे उनका जीवन यापन हो पाएगा? और जो मतलब पास्ट में जो हमारे साथी खत्म हुए हैं, उनमें कई ऐसे थे जो रोज कमाने और रोज खाने वाले थे। अब बताइए, रोज कमाने वाले खाने वाले खत्म हो गए, कोई बीमा पॉलिसी हमारे लिए है नहीं, बोला गया हमसे बीमा पॉलिसी दे रहे हैं, नहीं मिली अभी तक। तो वो क्या करेंगे? कहां से उनकी रोजी रोटी चल पाएगी? बस हम लोग जो चंदा इकट्ठा करके उन्हें दे दिए हैं, उससे कब तक चल पाएगा उनका? बड़ी कठिनाई हो रही है सर, बहुत दुखद है, हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या किसी को भी 40-50 लोग आप आंकड़ा बता रहे हैं, किसी एक को भी मुआवजा नहीं मिला है? किसी एक जो कर्मचारी है हमारा, जो सबसे पहले शहीद हुआ था पहले नंबर पे, उसके लिए बहुत लग के एक साथी को दिलवा दिया गया है, बाकी किसी को अभी तक नहीं मिला है। हमने दौड़ भाग भी की है, फाइलें पहुंचाई है, ऊपर भी बात की है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये रिपोर्ट आईएमए की है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। उसका कहना है पिछले साल कोरोना के दौरान 700 से ज्यादा डॉक्टर एक्सपायर हुए, लेकिन 200 के करीब लोगों को ही मुआवजा वो दिया गया। और इस साल अभी तक महज 2 महीने के दौरान 400 से ज्यादा डॉक्टर उनके भी एक्सपायर हो चुके हैं, मुआवजा उनको भी नहीं मिल पा रहा है। एक मुद्दा आप उठा रहे हैं, शासनादेश का जिक्र कर रहे हैं कि 25% बढ़ाने का ऐलान किया गया था, और बाद में जब जियो आया, यानी कि शासनादेश आया, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपका भी नाम उसमें शामिल है। वो क्या मामला, थोड़ा विस्तार से बताइए, और क्या असल गुस्सा उसी की वजह से है आपका? नहीं, गुस्सा तो सर हमारा, हमने बताया कि एक परमानेंट हमारे लिए दिखाया गया था कि भाई परमानेंट आपको किया जाएगा, और परमानेंट तो छोड़ो, हमें कोई भी, जितने भी हमारे शासन प्रशासन में जब वार्ता हुई है, मीटिंग होती है हमारी, पिछली हड़तालों में रखा गया कि हर महीने मीटिंग होगी, तो उसमें हमें लिखित में दिया गया। लिखित में देने के बाद वेतन संख्या स्थानांतरण, समायोजन, ये सारे मुद्दे हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे कुछ साथी निकाल दिए गए हैं, दंत चिकित्सक हैं, वो बाहर कर दिए गए, जबकि 20 साल 12-12 साल से नौकरी कर रहे थे। तो ये गुस्से का मुद्दा ये सब है। 25% तो केवल इतना मात्र है कि जब या तो लाभ नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। आपने घोषणा की, एक आस में कर्मचारी बैठा है, दिन रात अपने आप को झोंक रहा है, अपने हमारे परिवार के लोग भी जाने लगे हैं, हमारे वो खुद साथी जाने लगे हैं। उस स्थिति में अगर आपका कोई ऐसा लाभ का वो आता है, तो वो सभी कर्मचारियों में ज्यादा बराबर बंटना चाहिए। जबकि संविदा कर्मचारी पूरे मनोयोग से लगा हुआ है, रात दिन लगा हुआ है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं तो उतना तो मिलना चाहिए। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसी शासनादेश की कॉपियां जलाई। पूरे मामले को लेकर खबर आ रही है कि डीजी हेल्थ जो है, उन्होंने तमाम सीएमओ को लेटर भेज दिया और कहा है कि बताएं कि कौन कौन एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हों या और भी तमाम लोगों, इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, उनकी लिस्ट मंगाई जा रही है। क्या आप लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आपसे बातचीत तो की नहीं जा रही, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि आपसे बातचीत की जा रही हो। मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सर लगातार सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी हो रही है। इसके लिए हम पिछले साल से लगातार काम कर रहे हैं।
लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ के हमने फ्रंट लाइन पे आके हमने आम जनमानस की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे परिवार के खुद सदस्य जाने लगे, नहीं कोई बात, हम खुद जाने लगे, जब हम ही नहीं होंगे जो सेवा करने वाले हैं, तो सर उनकी सेवा कर कौन पाएगा? सरकार को यह देखना चाहिए कि जब हम लोग खुद मर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा नहीं होगी, हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं होगी, तो आम जनमानस की सेवा कौन कर पाएगा? इसीलिए अब हमने पिछले साल पूरा किया। अब आकर हमने सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कि हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, हमारी भी सुरक्षा का विषय है, हमारा भी कुछ घर परिवार का जीवन यापन का मामला है, तो हमने ये मजबूरन कदम उठाया कि हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जिसमें काम कर रहे हैं सांकेतिक एक रिबन बांध के हम काम कर रहे हैं। तो उसमें हमें उम्मीद थी कि ऊपर से अधिकारियों का एक पत्र आएगा कि भाई जैसे अदर स्टेट में मध्य प्रदेश वगैरह में वार्ता हुई है कि भाई इनकी जो है समस्या सुनी जाए, क्योंकि ये दिन रात लगे हुए अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं, तो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो इनकी समस्या सुनी जाए। हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ हमारी वार्ता कराई जाती एक पैनल की, और उसमें हमारी समस्या, मुझे पता है सारी समस्याएं जायज हैं, कोई समस्या करे, लेकिन आपको अगर कोई समस्या नाजायज लग रही है, जो जायज लग रही है, उन्हें पूरा करने का आश्वासन देते, पूरा करते, लिखित में देते, हम सब लोग अपने काम करते। लेकिन इसकी बिल्कुल भी हमें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कोई साधन निकालेंगे कि भाई इनकी खबर ली जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। इसका क्या डीजी हेल्थ का वो लेटर आपको डराने के लिए है, धमकाने के लिए है, या समझाने के लिए है कि आगे प्रोटेस्ट मत करो? नहीं सर, जैसे कोरोना महामारी में कोरोना वॉरियर्स को आपने भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भगवान का दर्जा दिया, उसमें थालियां बज कि भाई ये भगवान है, कोरोना वॉरियर्स जो हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो भगवान है, तो भगवान को इस तरह का कार्रवाई के लिए आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है कि अगर इन्होंने ऐसा किया है तो हम आखिर तक जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। अब क्यों? क्योंकि अब हमारी जिंदगी पर बात आ गई है। जब हम ही नहीं होंगे तो आम जनमानस की सेवा नहीं हो सकती। तो उसके लिए सेवा भाव के लिए हमें लगना पड़ेगा और आगे आप कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम ऐसे लेटरों से डरने वाले नहीं हैं। तो सवाल मेरे अब आपसे हैं ये कि आपका पूरा मूवमेंट है क्या, और मीडिया आपको कवरेज क्यों नहीं दे रहा है? पूरा मूवमेंट सर हमारा 25 से 31 तक हमारा काली पट्टी जो हमने बांध रखी है, ये एक बांध के काम करना है, हमें ड्यूटी करनी है। उसके बाद में 2 तारीख को हमारे जितने साथी शहीद हुए हैं उन सभी की श्रद्धांजलि में हमें अपना एक कार्यक्रम करना है पूरे प्रदेश में, चाहे वो CSC लेवल को, चाहे L1 L2 L3 जिला हॉस्पिटल मेडिकल जहां भी होंगे, तो उनकी श्रद्धांजलि रखना है। अगर 3-4 तारीख तक सरकार हमारे ऊपर हमारी बातों को नहीं सुनती, हमसे वार्ता नहीं करती, तो फिर हमें मजबूरन कठोर कदम, हमें 4 तारीख को एक मीटिंग पूरे पदाधिकारी लेंगे हम यूपी में, और हमें मजबूरन एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। मीडिया आपको कवरेज क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप NHM के जो कार्यकर्ता हैं, कितने हजार कितने लाख हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? सर हम यूपी के अंदर 80,000 कार्यकर्ता NHM के हैं, और 2.5 लाख आशा बहुएं हमारे साथ में काम कर रही हैं। तो मीडिया का कवरेज की बात सर मैं बता दूं, एक संविदा कर्मचारी जो है एक दबा कुचला सबका बना के रख दिया है, एक गुलाम मजदूर बना के रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जनता में अमीर गरीब में भी मीडिया फर्क करने लगी है। तो जैसे ये आपका चैनल है, केवल पीड़ा देखते हैं कि किसकी पीड़ा कितनी है और कौन क्या है, केवल पीड़ा देख के बात करते हैं। बहुत कम चैनल बचे हैं, बाकी चैनल तो आजकल देख रहे हैं शासन प्रशासन के इशारे पर चलते हैं, जिनके तारीफ जहां तारीफ हो रही है वो दिखाया गया, जहां तारीफ नहीं हुई तो दबा दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया मयंक जी, आपने वक्त दिया और आप लोग जिस हिम्मत से लड़ रहे हैं अपना अधिकार पाने के लिए। बताइए, जो आदमी जिसे भगवान बताया जा रहा है, जिसके नाम पे फूल वर्षा कराई जा रही थी, घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे थे, थालियां पिटवाई जा रही थी, वो आदमी अपने अधिकार पाने के लिए सड़कों पे आके आंदोलन कर रहे हैं और डीजी हेल्थ उनके बारे में रिपोर्ट मांग के उनको डरा रहे हैं, ना कि उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चल रहा है। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ये आंदोलन कोई यहाँ तो रुकने वाला है नहीं, इसके बहुत सारे और भी पहलू भर के सामने आएंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।